हे गाइस व्हाट्स अप। चलो नया चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 11 सीटिंग अरेंजमेंट्स। बहुत सिंपल है, ये भी एकदम फ्री के ही मार्क्स हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हम लोग टास्क में डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोग घर पे करोगे। कोई भी दिक्कत होगी तो यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 बॉयज A, B, C, D and E are sitting in a row। ठीक है, 5 boys A, B, C, D, E are sitting in a row। A is to the right of B and E is to the left of B but to the right of C। A is to the left of D, who is the second from the left end। ये मई 2018 में आ चुका है, जून 2019 में आ चुका है और आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में तो है ही। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। वी हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 5 बॉयज हैं। ठीक है, 5 बॉयज हैं, तो व्हाट यू डू इज 1 2 3 4 5। ठीक है, आपने 5 ब्लैंक स्पेसेस बनाई। 5 ब्लैंक स्पेसेस बनाने के बाद आप देखो A, B, C, D, E आर सिटिंग इन अ रो। A इज टू द राइट ऑफ B, E इज टू द लेफ्ट ऑफ B बट टू द राइट ऑफ C, A इज टू द लेफ्ट ऑफ D। ठीक है, इसने कोई भी हमें इस पूरी इंफॉर्मेशन में कहीं पर भी कोई भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने क्या बोला, कहीं पर भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर डेफिनेट इंफॉर्मेशन क्या होती, अगर क्वेश्चन कहता ए सिटिंग टू द एक्सट्रीम लेफ्ट तो मैं कह देता कि ओके ए सिटिंग टू द एक्सट्रीम लेफ्ट, या सपोज ई इज सिटिंग टू द एक्सट्रीम राइट, मैं ऐसे कह देता, या सपोज बी इज सिटिंग इन द मिडिल तो बीच में मैं ये डाल देता। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंफॉर्मेशन। तो यहां पर डेफिनेट इंफॉर्मेशन तो दी नहीं है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दी है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का क्या ये है, ए इज टू द राइट ऑफ बी। अब अगर हमें बी की पोजीशन पता चल जाए तो हम ए को उसके राइट साइड में बैठा देंगे। ठीक है, E इज टू द लेफ्ट ऑफ B, अगर हमें B की पोजीशन पता चल जाए तो E को हम उसके लेफ्ट साइड में बैठा देंगे, बट टू द राइट ऑफ C। ठीक है, तो E इज टू द लेफ्ट ऑफ B बट टू द राइट ऑफ C, तो C B E। ठीक है, A इज टू द लेफ्ट ऑफ D, हु इज द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो इसमें कहीं पर भी हम लोगों को ये नहीं है, कोई भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सारी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दी है। तो ऐसे में बेस्ट तरीका होता है कि आप किसी भी एक को अज्यूम कर लो। ठीक है, आप किसी भी एक को अज्यूम कर लो। अज्यूम करने के बाद आप इधर उधर बनाओ। अगर आपका अजम्पशन सही निकला तो सारी पोजीशंस फिट बैठ जाएंगी, लेकिन अगर आपका अजम्पशन गलत निकला आप दोबारा डायग्राम बना लो। अभी हम लोग सारे क्वेश्चंस में इसी तरह से करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू अज्यूम वन लोकेशन फॉर अ पर्टिकुलर मेंबर, आई एम गोइंग टू प्लेस दैट मेंबर इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन, आई एम गोइंग टू अरेंज ऑल द अदर एलिमेंट्स as per the location of that particular member, और उसके बाद देखते हैं सही होता है तो सही होता है, नहीं तो फिर से बनाएंगे। ठीक है, चलो 5 boys A, B, C, D and E are sitting in a row। A is to the right of B, E is to the left of B but to the right of C। तो एक काम करते हैं, B को इधर बना देते हैं, B को इधर लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, B को इधर लिख देते हैं। अब देखो A is to the right of B, A is to the right of B। ठीक है, E is to the left of B, E is to the left of B। ठीक है, A is to the right of B, B का राइट ये होगा ना, B का राइट ये है, लेफ्ट ये है, तो A is to the right of B, तो A को B के राइट साइड में बैठाया। E is to the left of B, तो E को B के लेफ्ट साइड में बैठाया। हम लोग अज्यूम करते हैं हमेशा कि इनके फेसेस इधर की तरफ है। ठीक है, इनके फेसेस सामने हैं। ठीक, A is to the left of D, O A is to the left of D। अगर मैं A को यहां पर बैठा दूंगा तो मैं यहां पर तो D को बैठा ही नहीं सकता, मैं यहां पर D को बैठा ही नहीं सकता। तो कोई बात नहीं, ये हमारा डायग्राम गलत हो गया, हम एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं इन सब को E, B और A, इन सबको एक एक स्पेस पीछे शिफ्ट कर देता हूं। तो E इधर आ गया, B इधर आ गया, A इधर आ गया। ठीक है, अभी भी A is to the right of B satisfied है, A is to the right of B। E is to the left of B satisfied है, E is to the left of B but to the right of C। अच्छा, E is to the right of C, ये रहा, इधर C बन गया। ठीक है, तो अब E is to the left of B but to the right of C। A is to the left of D, A is to the left of D, ये D के लेफ्ट में A है। बस ये अपना करेक्ट डायग्राम बन गया, ये आपका करेक्ट डायग्राम बन गया। ठीक है, एक बार चाहो तो फिर से देख लो क्वेश्चन में। A is to the right of B, A is to the right of B, ये तो सही है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, E इज टू द लेफ्ट ऑफ B, ये रहा E, ये B के लेफ्ट में है, ये भी ठीक है। बट टू द राइट ऑफ C, तो E जो है वो C के राइट में है, ये भी ठीक हो गया। A इज टू द लेफ्ट ऑफ D, ये रहा D, A जो है वो इसके लेफ्ट में है, ये भी ठीक हो गया। तो क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये जो डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में जितनी भी पोजीशंस हैं हर मेंबर की, वो क्वेश्चन में गिवन डायरेक्शंस के हिसाब से सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। अब देखो क्या पूछा है, हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड E, ये है ना लेफ्ट एंड, ये राइट एंड है, तो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड E हो गया, आपका आंसर E है, आपका आंसर है E, ठीक है, आपका आंसर है E। इसी तरह से हर क्वेश्चन में प्रोसीड करना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन 3, 5 friends P, Q, R, S and T are sitting in a row facing north. They are facing in the north. अच्छा, तो ये रो है अपनी 1 2 3 4 5, ठीक है, और इनके जो फेस हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट और ये होती है वेस्ट। अभी हम लोगों ने पूरा चैप्टर इस पे खत्म किया, डायरेक्शन सेंस वाला, डायरेक्शन टेस्ट्स वाला, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं इस 5 रो में, इस रो में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं, उन सबका जो फेस है वो नॉर्थ की साइड पे है, ठीक है। उन सारे बच्चों का जो फेस है, उन सारे लोगों का जो फेस है वो नॉर्थ की साइड पे है। आ जाओ देखते हैं। 5 friends P, Q, R, S, T are sitting in a row facing north. Here S is between T and Q. कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है, डेफिनेटली नहीं बताया कि S एकदम बीच में है या एकदम लेफ्ट में है, एकदम राइट में है। दिस इज कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। अगर हमें T और Q की पोजीशंस पता चल जाए तो हम लोग S को उन दोनों के बीच में बैठा सकते हैं, राइट। एंड Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, अगर R ये है तो इमीडिएट लेफ्ट में Q है। P is to the immediate left of T, who is in the middle. Again, कोई भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है, सारी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है। आ जाओ देखते हैं, अज्यूम करते हैं S is between T and Q। एक काम करते हैं, S को इधर डाल देते हैं। सपोज S को इधर डाल दिया, T ये हो गया, Q ये हो गया। सर क्या हम उल्टा कर सकते थे? ये हम उल्टा भी कर सकते थे, हम Q इधर लिख सकते थे, T इधर भी लिख सकते थे, क्योंकि इसने ये थोड़ी बोला है कि S T के राइट साइड में है या Q के राइट साइड में है। अभी हमने जो डायग्राम बनाया उसके बेसिस पे S इज टू द राइट ऑफ T एंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, लेकिन क्वेश्चन ने ऐसा नहीं कहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि S इज बिटवीन T एंड Q, ठीक है। तो बिटवीन T एंड Q में तो हम लोग Q T भी ऐसे भी कर सकते थे कि इधर Q कर दिया, इधर T कर दिया और इधर S कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोगों ने ये असम्पशन लिया है, आगे पढ़ते हैं। S इज बिटवीन T एंड Q एंड Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, मतलब इधर R आएगा, ठीक है। Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R ये है तो इसका जो इमीडिएट लेफ्ट है वो Q, Q इधर आ जाएगा, ठीक। P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, अगर T ये है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट इधर, इधर P आ जाएगा, ठीक है। P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। Who is in the middle? अच्छा, सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो गई और हमने डायग्राम भी बना लिया। हमारा डायग्राम कहीं पर भी रुका नहीं। जैसे इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें एक जगह पर आके हमारा डायग्राम स्टक हो गया था, ठीक है, वी कुड नॉट मूव फॉरवर्ड। तो वी अंडरस्टूड कि अच्छा हमारा जो इनिशियल अजम्पशन था रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ बी वो गलत हो गया, लेकिन यहां पर हमारा इनिशियल अजम्पशन सही निकला बिकॉज वी वर वेरी इजिली एबल टू ड्रॉ द कंप्लीट डायग्राम, राइट। तो अब ये हो गया, एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं, एक बार आ जाओ इसको चेक करते हैं। 5 फ्रेंड्स P, Q, R, S, T आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ में फेस कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। हियर S इज बिटवीन T एंड Q, ये रहा T, ये रहा Q, बीच में है S, ठीक। Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, ये रहा R, Q है इसके इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है। P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, ये रहा T और P है इसके इमीडिएट लेफ्ट में, ये भी ठीक है। बस सारी इंफॉर्मेशन खत्म। Who is in the middle? बीच में तो ये रहा P, T, S, Q, R, बीच में S है, बीच में S है, मिडिल में S है, मिडिल में S है, ठीक है, मिडिल में S है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन 4 देखो, 6 children A, B, C, D, E and F are standing in a row, ठीक। B is between F and D, E is between A and C, A does not stand next to F or D, C does not stand next to D,
एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको। 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं तो हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बच्चों के लिए 6 जगह बना ली। उसके बाद 6 children A B C D E F G A B C D E and F are standing in a row, done। B is between F and D। ठीक है, तो अज्यूम करके हम इधर F कर देते हैं, इधर D कर देते हैं, B को इधर डाल देते हैं। ठीक है, ऐसी अपनी मर्जी से आप लोग कुछ भी और कर सकते थे। ठीक है, हमने अज्यूम किया, इधर F डाल दिया, इधर D डाल दिया और इनके बीच में B डाल दिया। B is between F and D, E is between A and C, E is between A and C। अब देखो हमारा डायग्राम गलत हो गया, हमारा डायग्राम गलत हो गया। क्यों? क्योंकि E के लिए, E को डालने के लिए हमें इधर A और इधर C चाहिए। अगर हम इधर E डालते हैं तो इधर A तो डाल सकते हैं, लेकिन इधर तो ऑलरेडी हमने F रखा हुआ है, तो इधर हम C नहीं रख सकते। ठीक है, और इधर हम E रख नहीं सकते क्योंकि इधर तो D है और इधर कोई जगह ही नहीं है। तो हमारा ये वाला जो डायग्राम है जो हम लोग बना रहे हैं, ये डायग्राम हमारा गलत हो गया, ये डायग्राम हमारा गलत हो गया। हम दोबारा बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब एक काम करते हैं, कोने में ले लेते हैं F D B। ठीक है, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि B इज बिटवीन F एंड D, ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, उसके बाद E इज बिटवीन A एंड C, तो हमें A E C ये बनाना है, ये बनाना है। तो अगर हम लोग F को सपोज इधर ले आते, अगेन हम लोग अगेन हमारे साथ सेम प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, अगर हम लोग F को सिर्फ एक स्पेस पीछे शिफ्ट करते हैं, मतलब F B और D को सिर्फ एक एक स्पेस पीछे शिफ्ट करते, तो हमारे पास इधर एक एम्प्टी स्पेस होती और इधर ये 2 एम्प्टी स्पेसेस हो जाती। ठीक है, बट हमें तो ये 3 एम्प्टी स्पेसेस चाहिए A E C के लिए। ठीक है, तो दिक्कत हो जाती। तो इसलिए हम लोगों ने F को एक्सट्रीम एंड में शिफ्ट कर दिया, F B और D को एकदम यहां पर एक्सट्रीम एंड में शिफ्ट कर दिया। अब हमें A E C चाहिए, उसको हम आराम से यहां लिख सकते हैं A E C, A E C। ठीक है, तो E is between A and C, done। A does not stand next to F और D। A जो है वो F या D के बगल में नहीं खड़ा होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर तो सर ये A D के बगल में खड़ा हो गया। ठीक है, यहां पर तो A D के बगल में खड़ा हो गया, कोई बात नहीं, हम एक और डायग्राम बनाते हैं। 2 3 4 5 6। एक काम करें, अगर हम लोग A को इधर ले जाएं और C को इधर ले जाएं तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। E will again remain between A and C, और A जो है वो D या F के बगल में नहीं खड़ा रहेगा। ठीक है, लिसन टू हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। ठीक है, सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस करते रहोगे आप लोग भी इसी तरह से सोचने लग जाओगे, राइट। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि A इज नॉट स्टैंडिंग आइदर नेक्स्ट टू F और नेक्स्ट टू D, लेकिन हमारी इस वाली हमने जो ये वाला बनाया है डायग्राम, इसके बेसिस पे तो A स्टैंडिंग नेक्स्ट टू D, तो ये वाला डायग्राम हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, A को इधर शिफ्ट कर देते हैं, C को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो देखो F B D C E A, अभी भी अपनी ये सारी कंडीशंस ट्रू होल्ड कर रही हैं। देखो B is between F and D, yes, B is between F and D, yes. E is between A and C, yes, E is in between A and C, बीच में है। A does not stand next to F or D, ठीक है, A हमने इधर कर दिया, A is standing next to E, ठीक है ना, A is standing next to E, ना तो F के बगल में ना D के बगल में। C does not stand next to D, C does not stand next to D, लो यहां पर इसके बेसिस पे तो C is standing next to D, C is standing next to D, ठीक है। अब हमें फिर से डायग्राम चेंज करना होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग D और F की पोजीशंस इंटरचेंज कर सकते हैं। अब हम लोग D और F की पोजीशंस इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब A इधर था तब तो D के बगल में आ जा रहा था, ठीक है, और A की क्या कंडीशन है कि वो ना तो F के बगल में खड़ा हो सकता है ना वो D के बगल में खड़ा हो सकता है, ठीक है। C के साथ सिर्फ एक ही कंडीशन है कि C D के बगल में नहीं खड़ा होगा, C F के बगल में खड़ा हो सकता है। देखो क्वेश्चन कह रहा है C does not stand next to D, C does not stand next to D, क्वेश्चन ने ये नहीं बोला है कि C F के बगल में भी नहीं खड़ा हो पाएगा, ठीक है। C does not stand next to D, तो हमने कहा ठीक है हम D को इधर ले आते हैं, F को इधर ले आते हैं, C भाई तुम F के बगल में खड़े हो जाओ। हम फिर से एक डायग्राम बनाएंगे।
ठीक है, अब इधर डी, इधर बी, इधर एफ, इधर सी, इधर ई, इधर ए। देखो अब क्या चल रहा है, फिर से पूरा क्वेश्चन। B is between F and D, B is between F and D, agreed. E is between A and C, E is between A and C, ये भी ठीक बात है। A does not stand next to F or D, हाँ सही बात है, A standing next to E, तो it does not stand next to D or F or D. C does not stand next to D, C is standing next to F and C is standing next to E, तो C जो है वो E के बगल में तो खड़ा ही नहीं है, सॉरी डी के बगल में तो खड़ा ही नहीं है। सी एफ के बगल में खड़ा है और ई के बगल में खड़ा है। एफ और ई से सी की दोस्ती है, डी से सी की दोस्ती नहीं है, ठीक है। एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ चिल्ड्रन। अब ये पूछ रहा है कि एफ बताओ, एफ के अगल बगल कौन खड़ा है। एफ के बगल में बी खड़ा है, एफ के बगल में सी खड़ा है, तो एफ इज बिटवीन बी एंड सी। एफ इज बिटवीन बी एंड सी, एफ इज बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। एफ इज बिटवीन बी एंड सी, राइट। आई होप ये समझ में आ गया। आपने ये चारों डायग्राम्स ड्रॉ भी कर लिए। इस तरह से आप ना डायग्राम्स बना बना के अपनी गलतियां सुधारते हो, ठीक है। और ये एग्जाम में भी होगा। आप देखोगे एक क्वेश्चन, आप कुछ अपना डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे, फिर वो सिचुएशन पढ़ोगे, फिर वो गलत हो जाएगा, फिर आप दोबारा करोगे, इस तरह से ही चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, there are 8 books kept one over the other। अच्छा, one over the other मतलब vertically placed हैं 8 बुक्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 बुक्स placed one over the other। 2 books are on organization behavior, 2 books on TQM, 3 books on industrial relations and 1 book is on economics। Counting from the top, the second, fifth and sixth books are on industrial relations। ठीक है, बहुत ही आसान कर दिया। सेकेंड बुक जो है वो IR की है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। फिफ्थ बुक IR की है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। और सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बुक्स, और सिक्स्थ बुक है आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। 2 books on industrial relations are between 2 books on TQM। अच्छा, जो 2 बुक्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस की हैं वो TQM की 2 बुक्स के बीच में है, ठीक है। 2 books on industrial relations are between 2 books of TQM, ठीक है। 2 books on industrial relations ये हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की 2 बुक्स ये हैं। ये दोनों बुक्स बीच में हैं 2 TQM की बुक्स के, मतलब यहां पर TQM है और यहां पर भी TQM है, ठीक है ना। 2 books on industrial relations are between 2 books on TQM, तो TQM 4th पे आ गया, TQM 7th पे आ गया। फिर 1 book on industrial relations is between 2 books on organizational behavior। 1 book of industrial relations ये है, ये organizational behavior की 2 बुक्स के बीच में, ठीक है। organizational behavior की 2 बुक्स के बीच में। While the book above the book of economics is a book of TQM। बची क्या, एक ही जगह बची 8th पोजीशन, यहां पर इकोनॉमिक्स आएगा, ठीक है। और इसके ऊपर ये TQM है ही, ठीक है। 1 book on ये रहा between 2 books of while the book above the book of economics is a book of TQM। इकोनॉमिक्स के ऊपर जो बुक है वो TQM की बुक है, सही है। अपना सब कुछ एकदम सेट हो गया। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। सारी इसने डेफिनेट इंफॉर्मेशन ही दे रखी थी, ठीक है ना। नहीं, सबसे पहली वाली इंफॉर्मेशन जो थी वो डेफिनेट थी। IR की ये बुक, सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे जो IR की बुक्स थी ये थी आपकी डेफिनेट इंफॉर्मेशन। उसके बाद से सारी इंफॉर्मेशंस कंपैरेटिव थी, ठीक है। ये IR की बुक्स के बेसिस पे हम TQM की बुक्स की पोजीशंस डिटरमिन करते हैं। इस IR की बुक की वजह से हम लोगों ने OB की दोनों बुक्स की पोजीशंस डिटरमिन की, और उसके बाद एक ही जगह बची तो अपना इकोनॉमिक्स यहां पर आ गया, ठीक है। Which book is the last book from the top? टॉप से अगर चलें तो लास्ट बुक कौन सी है? लास्ट बुक इकोनॉमिक्स है, सिंपल। लास्ट बुक इकोनॉमिक्स है, ठीक है। लास्ट बुक इकोनॉमिक्स है, लास्ट बुक इज इकोनॉमिक्स। डन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, 5 boys are standing in a row facing east। 5 boys are standing in a row facing east। अच्छा, 5 boys are standing in a row facing east, तो 1 2
3 4 5, ठीक है। और इन सब के फेसेस ईस्ट की तरफ है, मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है, हम हमेशा मानते हैं कि इनके फेसेस इधर है, हम हमेशा मानते हैं कि इनके फेसेस इधर है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनके फेसेस ईस्ट की तरफ है, मतलब ये ईस्ट है। अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, ठीक है। तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है ना। अगर सामने ईस्ट है तो पीछे वेस्ट है, और अगर सामने ईस्ट है तो लेफ्ट में नॉर्थ है और राइट में साउथ है, ठीक है। तो इनके फेसेस अगर ईस्ट की तरफ हैं तो हम लोग सामने वाली डायरेक्शन को ईस्ट मान लेते हैं, सिंपल। Pawan is the left of Tavan. Vipin and Chavan to the left of Nakul. Chavan is between Tavan and Vipin. Vipin is a fourth from the left. Definite information. Vipin is fourth from the left. Vipin is fourth from the left. This is definite information. तो fourth from the left ये रहा, यहाँ पर Vipin, ठीक है। Vipin is fourth from the left. सबसे पहले definite information भरो। Then how far is Tavan to the right? अच्छा, आते हैं हाउ फार इज तवन टू द राइट। अभी क्वेश्चन के बेसिस पे बाकी इंफॉर्मेशंस भरते हैं। पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, तवन है नहीं पता। विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, अच्छा विपिन एंड चवन, एक सेकेंड, 2 3 4 5, विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, अच्छा विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, ठीक है। तो यहां पर नकुल आ जाएगा और यहां पर चवन आ जाएगा, ठीक है। अब नकुल ये रहा, विपिन ये है इसके लेफ्ट में, और चवन भी है नकुल के लेफ्ट में। अच्छा, अब आप बोलोगे सर चवन तो विपिन के लेफ्ट में, चवन नकुल के लेफ्ट में तो है नहीं। लेकिन अगर चवन विपिन के लेफ्ट में है तो चवन जो है वो नकुल के भी तो लेफ्ट में है। एक चीज होती है इमीडिएट लेफ्ट और एक चीज होती है सिंपली लेफ्ट, ठीक है। विपिन इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ नकुल एंड चवन इज टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, एकदम बगल में नहीं है, लेकिन लेफ्ट में तो है ना। अगर नकुल ऐसे खड़ा हुआ है तो लेफ्ट में आके चवन आ रहा है ना, लेफ्ट में चवन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या हम चवन को इधर और विपिन को इधर लिख सकते थे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। अच्छा चलो इसको साफ करते हैं, चलो होता रहेगा साफ, ठीक है। विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हो गया। विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। विपिन है, विपिन के राइट में एक ही जगह है, विपिन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ नकुल, तो यहां पर राइट में नकुल डाल दिया, ठीक है। और चवन यहां पर आ गया। चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन, ठीक है। तो यहां पर तवन आ जाएगा, चवन जो है वो तवन और विपिन के बीच में है, तो यहां पर तवन आ गया। बस, विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। How far is Tavan to the right? How far is Tavan to the right? मतलब राइट से तवन कहां पर है? तो राइट से तवन फोर्थ है। How far is Tavan to the right? Vipin is fourth from the left, ठीक है। How far is Tavan to the right? मतलब राइट से अगर देखो तो तवन कितनी दूर है? तवन फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। हाउ फार इज तवन टू द राइट, मतलब अगर राइट से देखो तो तवन कौन सी भी पोजीशन पे है? तवन फोर्थ पोजीशन पे, सिंपल, ठीक है। डन, ये वाला समझ में आया आई होप सबको। देखो एक बार फिर से बता देता हूं, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इनके फेसेस ईस्ट में है, अगर इनके फेसेस ईस्ट में है मतलब इनकी बैक्स वेस्ट में है, और ये डायरेक्शन नॉर्थ है और ये डायरेक्शन साउथ है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला है पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन। जब तक हमें तवन की पोजीशन नहीं पता चलेगी तब तक हम लोगों को पवन की पोजीशन नहीं पता चल सकती। विपिन एंड चवन टू द राइट ऑफ नकुल, ठीक है। जब तक हमें नकुल की पोजीशन नहीं पता चल सकती तब तक विपिन और चवन की भी नहीं पता चलेगी। चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन, अगेन द सेम थिंग। विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। दिस इज 1 2 3 4 5, ये डाल दिया विपिन को, ठीक है। विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। अब एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे। पवन इज द लेफ्ट ऑफ तवन नहीं पता अभी। विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, मतलब इधर नकुल होगा, इधर नकुल होगा और इधर चवन होगा, ठीक है। विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल आ गया। उसके बाद चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन, चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन, तो इधर तवन आ गया ताकि तवन और विपिन के बीच में चवन आ जाए,
ठीक है। और पहली लाइन में हमने देखा ही था पवन इज द लेफ्ट ऑफ तवन, तो यहां पर पवन आ जाएगा, यहां पर पवन आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के बेसिस पे हमारी सारी इंफॉर्मेशंस प्रॉपर्ली डायग्रामेटिकली फॉर्म में बनी हुई हैं, राइट। अब देन हाउ फार इज तवन टू द राइट, राइट से अगर देखें तो तवन कहां पर है, तो 1 2 3 4, राइट से देखें तो तवन 4th पोजीशन पे है, राइट से अगर देखें तो तवन 4th पोजीशन पे है, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7, 6 persons M, N, O, P, Q and R are sitting in 2 rows with 3 persons in each row। अच्छा, दो अलग अलग रोज में बैठे हैं, एक रो में 3 लोग बैठे हैं। Both the rows are in front of each other. Q is not at the end of any row. P is second left of R. O is the neighbor of Q and diagonally opposite to P. N is the neighbor of R who is in front of N। आ जाओ, मजा आएगा। वन 2 3 4 5 6, ठीक है। दो रोज हैं, आमने सामने फेस कर रही हैं, दो रोज हैं, 3 persons in each row. Both the rows are in front of each other. Q is not at the end of any row। अच्छा, Q एंड में नहीं है, मतलब Q यहां पर नहीं आ सकता, Q यहां नहीं आ सकता, Q यहां नहीं आ सकता, Q यहां नहीं आ सकता। Q या तो यहां होगा या तो यहां होगा, ठीक है। Q या तो ऊपर होगा, यहां बीच में या तो ऊपर होगा, या तो Q नीचे होगा, एंड में नहीं है, ठीक है। P is the second left of R. O is the neighbor of Q and diagonally opposite to P। अच्छा, एक काम करते हैं, Q या तो इधर होगा या तो इधर होगा, ठीक है। Q को मैं इधर डाल देता हूं, ऐसे ऐसे ही Q को मैं इधर डाल देता हूं, देखते हैं अगर मान लो कुछ गड़बड़ निकलता है तो हम फिर से डायग्राम बना लेंगे। Q को मैंने अभी फिलहाल ऊपर वाले ब्लॉक में डाल दिया। अब देखो, Q is not at the end of any row, done। P is second left of R, अभी R मालूम नहीं है, second left of R बाद में देखेंगे। O is the neighbor of Q, O is the neighbor of Q, मतलब O या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, ठीक है। अभी मैं O को इधर मान ले रहा हूं, अभी मैं O को इधर मान ले रहा हूं। एंड डायगोनली ऑपोजिट टू P, डायगोनली ऑपोजिट टू P मतलब P इधर आ जाएगा, ठीक है। डायगोनली ऑपोजिट टू P, तभी तो ये डायगोनली ऑपोजिट हुए ना, O और P, ठीक है। उसके बाद N is the neighbor of R who is in front of N। अच्छा, N is the neighbor of R, क्या मैं इधर N को डाल सकता हूं? नहीं, क्योंकि यहां पर तो Q है, ये कह रहा है N is the neighbor of R, N is the neighbor of R, तो मैं N को इधर डाल सकता हूं? हाँ डाल सकता हूं, तो मैंने R इधर डाल दिया, ठीक है। अगर मैंने N को इधर डाला तो मैंने R इधर डाल दिया। अब आ जाओ देखते हैं क्या क्या है, फिर से एक बार चेक करते हैं क्या कोई इंफॉर्मेशन गलत तो नहीं हो गई। Q is not at the end of any row, ये सही है। P is the second left of R, ये देखो गलत हो गया, P is the second left of R, P is the second left of, नहीं ये तो सही हो गया, R अगर ये है तो P is the second left of R, this is R's first left and this is R's second left, तो P is the second left of R, ये तो सही हो गया, ठीक है। P is the second left of R, R ये है अगर, तो this is the first left N and this is the second left P, ये सही है। O is the neighbor of Q, O is the neighbor of Q, ये बात ठीक है। and diagonally opposite to P, and diagonally opposite to P, ये भी ठीक है। N is the neighbor of R, N is the neighbor of R, ये भी ठीक है। तब तो सही है, तब सारी इंफॉर्मेशन सही है। Who is in front of N, N के सामने क्या है? Q है, ये N के सामने Q है, तो आंसर आपका Q होना चाहिए, आंसर आपका Q हो जाएगा, ठीक है। दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। करना वही है, देखो हर क्वेश्चन में वही करना है आपको, कुछ ना कुछ अजम्पशन लेके पहले तो आप देखो कि कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन दी है या नहीं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि विपिन इज 4th फ्रॉम द लेफ्ट, अगर इस टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है तब तो आपका काम एटलीस्ट उस चीज को लेके बहुत आसान हो गया, ठीक है, कि आपने उसको 4th पे डाल दिया। उसके बाद फिर आपको ये हिट एंड ट्रायल करना है, और इसके अलावा कोई और शॉर्टकट या कोई ट्रिक है नहीं इसकी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। Question 8. 6 persons A, B, C, D, E and F are sitting in 2 rows, 3 in each row। अच्छा, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। कौन सा क्वेश्चन है ये? 8। तो 1 2 3 4 5
6, ठीक है। E इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, ठीक है। E या तो इधर होगा या तो इधर होगा, मैं इसको E को ऊपर मान ले रहा हूं, ठीक है। E इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। D इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, अभी मालूम नहीं। C द नेबर ऑफ E इज सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट, किसके डायगोनली ऑपोजिट बैठा है भाई, पता नहीं है अभी, कोई बात नहीं। B is the neighbor of F, B is the neighbor of F, which of the following are in one of the two rows? अच्छा चलो, E is not at the end of any row, कर चुके हैं। D is second to the left of F, D is second to the left of F, C is the neighbor of E, अच्छा C is the neighbor of E, मैं C को इधर मान ले रहा हूं, ठीक है। डायगोनली ऑपोजिट किसके बैठा है, एंड इज सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट, किसके डायगोनली ऑपोजिट बैठे क्वेश्चन ने बताया नहीं। B is the neighbor of F, ठीक है। तो B इधर तो आ नहीं सकता, तो एक काम करते हैं, B को इधर डाल देते हैं और F को इधर डाल देते हैं। B इज द नेबर ऑफ F हो गया ये, ठीक है। अभी देखो फिर से पूरा क्वेश्चन, E इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, ये सही है। D इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, F के फर्स्ट लेफ्ट ये हो गया, सेकेंड लेफ्ट ये हो गया, तो यहां पर D आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमें अपना डायग्राम चेंज करना पड़ेगा, ये पूरा डायग्राम गलत हो गया अपना, और हम एक नया डायग्राम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये E और C ये सही है, F इधर डालेंगे, B इधर डालेंगे और D इधर डालेंगे, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे। E इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, सही है। D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, F ये है 1 2, D सही है आपका, ठीक है। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। C द नेबर ऑफ E इज सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट, C नेबर ऑफ E, ठीक है, डायगोनली ऑपोजिट, D के ऑपोजिट बैठा हुआ है अभी तो। B इज द नेबर ऑफ F, B इज द नेबर ऑफ F, ठीक है, ये भी सही हो गया। कौन बचा, A बचा, A को इधर डाल दो, ठीक है, A को इधर डाल दो। Which of the following are in one of the two rows? D, B और F क्या एक रो में है? Yes, D, B और F एक रो में है, आंसर ये हो गया आपका। D, B और F एक रो में है आपके, ठीक है। D, B and F are in one row. Which of the following are seated in one of the two rows? D, B और F एक ही रो में बैठे, ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9। 5 boys A1, A2, A3, A4, A5 are sitting in a stair in the following way. Stairs पे बैठेंगे। A5 is above A1, A4 is under A2, A2 is under A1, A4 is between A2 and A3. Who is at the lowest position of the stair? अच्छा, stairs में बैठे हुए हैं ये लोग, ठीक है। 9, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, stairs में बैठे हैं, इसी तरह से तो बैठेंगे stairs में। A5 is above A1, अभी मालूम नहीं A1 कहाँ है। A4 is under A2, A2 is under A1, A4 is between A2 and A3, A4 is between A2 and A3, ये कर देते हैं A4, ये कर देते हैं A2, ये कर देते हैं A3, ठीक है। सपोज A4 is between A2 and A3। अब देखते हैं आगे। A5 is above A1, A5 is above A1, देखो गलत हो गया ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो क्या कह रहा है ये, A5 is above A1, ठीक है। A5 is above A1, अगर मैं A1 इधर डालता हूं तो A5 इधर होना चाहिए, लेकिन यहां तो A2 है, ठीक है। अगर मैं A1 इधर डालता हूं तो A5 इधर होना चाहिए, यहां पर कोई जगह है ही नहीं, ठीक है। या अगर मैं इधर A5 डाल देता हूं, अगर मैं इधर A5 डाल देता हूं तो इधर A1 होना चाहिए, लेकिन ये तो A3 आ रहा है, तो अपना ये गलत हो गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम दोबारा डायग्राम बनाएंगे, ऐसे भी क्या बात हो गई, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, हम दोबारा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है ना, देखो A2 इज बिटवीन A4 इज बिटवीन A5 इज अबव A1, ठीक है। A5 इज अबव A1, A4 इज अंडर A2, A4 इज अंडर A2। अच्छा, ये भी गलत हो गया था, A4 हैज टू बी अंडर A2, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने गलत बना दिया था। A2 इज अंडर A1, A2 इज अंडर A1, A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, A4 इज बिटवीन A2 एंड A3। तो एक काम करते हैं, A4 इधर बना देते हैं,
A2 इधर बनाते हैं, A3 इधर बनाते हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ, लेट्स सी, A4 इज अंडर A2, A4 इज अंडर A2, ये करेक्ट हो जा रहा है। A2 इज अंडर A1, A2 इज अंडर A1, A1 इधर बना देते हैं, तो A2 इज अंडर A1, ये भी करेक्ट हो जा रहा है। A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, ये भी करेक्ट हो जा रहा है। बचा क्या, A5 इज अबव A1, A5 इज अबव A1, ये एकदम सही बैठ गया, ये वाला एकदम सही बैठ गया, ठीक है, ये वाला एकदम सही बैठ गया। देखो कैसे सही बैठा, A5 is above A1, A5 is above A1, A4 is under A2, A4 under A2, A2 is under A1, A2 is under A1, A4 is between A2 and A3, A4 is between A2 and A3, ठीक है, ये हमारा एकदम सही हो गया। पूछ क्या रहा है, Who is at the lowest position of the stair? A3, A3 आपका लोएस्ट पोजीशन पे है, A3 आपका लोएस्ट पोजीशन पे है, A3 आपका लोएस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। डन। नेक्स्ट देखो सर, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है, 1 2 3 4 5, S is sitting next to P but not T। अच्छा, यहां पर अब थोड़ा सा पेंच है, ठीक है। S is sitting next to P but not T का हम लोगों को क्या समझ में आता है, हमें समझ में आता है कि S जो है वो P के बगल में तो बैठा है, लेकिन क्या T यहां हो सकता है, नहीं, T यहां नहीं हो सकता, ठीक है। S is sitting next to P but not T, या ऐसा भी हो सकता है S P के बगल में बैठा है लेकिन यहां पर T नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन ICAI का इस क्वेश्चन को लेके इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। S is sitting next to P but not T का मतलब है S is sitting next to P but not T, इसका मतलब है कि S is sitting next to P but T is not sitting next to P, ठीक है। S is sitting next to P but T is not sitting next to P, ICAI ने इस तरह से इसको इंटरप्रेट किया हुआ है, ठीक है। ये रहा P, यहां S है, यहां T नहीं हो सकता, ठीक है, यहां T नहीं हो सकता। हम लोग पहले अभी तक बात कर रहे थे कि यहां T नहीं हो सकता क्योंकि T जो है वो S के बगल में आ जाएगा, S is sitting next to P but not T, ठीक है। हम अभी तक बात कर रहे थे कि T यहां नहीं हो सकता बिकॉज देन S would have been sitting next to T, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन ICAI का जो इंटरप्रिटेशन है, ICAI का इंटरप्रिटेशन ये है कि आप SPT ये नहीं कर सकते, ठीक है। S is sitting next to P, ठीक है, S is sitting next to P, ठीक है, बट नॉट T का मतलब कि T is not sitting next to P, मतलब T जो है यहां पर नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस वाले लॉजिक के हिसाब से आओ हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो, S is sitting next to P but not T, K is sitting to the next of R, who is sitting on the extreme left। अच्छा, K is sitting next to R, who is sitting on the extreme left, मतलब R is sitting to the extreme left, R is sitting to the extreme left, R ये हो गया, ठीक है। R is sitting to the extreme left and K is sitting next to R, मतलब यहां पर K आ गया, मतलब यहां पर K आ गया। T is not sitting next to K, T is not sitting next to K, मतलब K यहां तो T यहां पर नहीं आ सकता, T यहां नहीं आ सकता, मतलब T जो है वो, अरे T यहां पर आएगा, ठीक है, T K के बगल में नहीं आ सकता, तो T यहां आ सकता है और T यहां पर भी आ सकता है, ठीक है। फिर से S is sitting next to P but not T, S is sitting next to P, S is sitting next to P but not T, मतलब S is sitting next to P, मैं S को इधर भी नहीं डाल सकता क्योंकि इधर भी ये P के बगल में नहीं है, और S को इधर भी नहीं डाल सकता क्योंकि इधर भी ये P के बगल में नहीं है, मतलब ये जो मेरा T का अजम्पशन है ये गलत हो गया, ठीक है ना। मतलब यहां पर जो मैंने T डाला था ये मेरा गलत हो गया। तो एक काम करते हैं, दूसरा डायग्राम बनाते हैं, और अभी T को मैं इधर डाल देता हूं। T जो है या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, इधर तो हो नहीं सकता क्योंकि इधर K आ जाएगा एंड T डज नॉट सिट नेक्स्ट टू K, ठीक है। इधर R और K ये तो सही है। अब R, K और T तो फिक्स्ड है। देखो
S is sitting next to P but not T. S is sitting next to P but not T. S is sitting next to P. इधर S डालेंगे, इधर P डालेंगे, ठीक है, बीच में इधर S डालेंगे, इधर P डालेंगे. क्यों? क्योंकि S is sitting next to P but not T का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि S is sitting next to P but T is not sitting next to P. But T is not sitting next to P. तो अगर मैंने इधर P डाल दिया होता और इधर S डाल दिया होता तब तो गड़बड़ा जाता मामला. कैसे गड़बड़ाता? तब ऐसे गड़बड़ाता कि S is sitting next to P, S is sitting next to P, ठीक है, but not T. मतलब क्या है कि T is not sitting next to P, but इसके हिसाब से तो T is also sitting next to P. तो ये हमारा गड़बड़ा जाता. इसलिए हम क्या करेंगे, हम इधर P रखेंगे और इधर S रखेंगे. अब आप देखो S is sitting next to P but not T. S is sitting next to P but T is not sitting next to P. ठीक है, T S के बगल में है तो ये ठीक है. K is sitting next to R. K is sitting next to R. Who is sitting on the extreme left? मतलब R is sitting on the extreme left, ये भी ठीक है. T is not sitting next to K. T is not sitting next to K. ठीक है, ये भी एकदम ठीक है. Who is और R adjacent to S. S के बगल में कौन है? S के बगल में P और T है. S के बगल में P और T है, ठीक है, S के बगल में P और T है. ठीक है सर. तो इस वाले क्वेश्चन को आपको याद करना होगा क्योंकि इसमें ICAI ने कंप्लीटली एक डिफरेंट लॉजिक ले लिया है. इंग्लिश पढ़ के तो यही समझ में आता है, S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P बट नॉट T, कि S जो है वो P के बगल में बैठा है लेकिन S T के बगल में नहीं बैठा है. लेकिन ICAI का इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है. ICAI का इंटरप्रिटेशन है कि T जो है वो P के बगल में नहीं बैठा हुआ है. ठीक है, तो इस लॉजिक के हिसाब से ये अरेंजमेंट और ये आंसर है. ये क्योंकि मई 18 के, ये आपके ICAI के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है और ये मई 18 में पूछा भी जा चुका है. ठीक है, ये आपके जून 2019 या नवंबर 2019 में भी पूछा गया है. वहां पर इन लोगों ने बहुत ज़रा सा चेंज किया था. वो क्वेश्चन बाद में आएगा. चलो अभी दिखा देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 33 देखो आप लोग. क्वेश्चन नंबर 33 देखो, ये देखो क्वेश्चन 33. 5 children are sitting in a row. S is sitting next to P but not T. सेम चीज है. K is sitting next to R. यहां पर इन्होंने फुल स्टॉप लगा दी. जो अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 के हिसाब से है कि K is sitting next to R. Who is sitting on the extreme left? ठीक है, मतलब R is sitting on the extreme left. यहां पर इन्होंने बस इतना डिफरेंस किया है कि K is sitting on the extreme end. K is sitting on the extreme end. राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है. T is not sitting next to K, who are sitting adjacent to S. सेम चीज है. ठीक है, यहां पर भी आप करोगे 1 2 3 4 5. ठीक है, मैं करवा दे रहा हूं इसको, यहीं पर बुक में चाहो तो लिख लो. S is sitting next to P but not T. ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं. S is sitting next to P but not T. ठीक है, तो मतलब S is sitting next to P but T is not sitting next to P. ये ठीक हो गया. K is sitting next to R. K is on the extreme end. तो इधर K को कर दो, इधर R को कर दो. ठीक है, तो K is sitting next to R and K is on the extreme end. जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 किया, उसमें R इधर था और K इधर था. ठीक है, क्योंकि लाइन थी K is sitting next to R, who is sitting on the extreme left. ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में इन लोगों ने दूसरा कर दिया है. यहां पर फुल स्टॉप लगा दिया और कहा है K is sitting on the extreme end, मतलब K इधर आ गया आपका. ठीक है, और who is sitting adjacent to S. S के बगल में कौन है? P और T है. P और T है. आंसर इसका भी D है. और यहां पर भी मैंने ये लिख के दिया हुआ है कि the line S is sitting next to P but not T is interpreted as S is sitting next to P but not T, but T is not sitting next to P. By following this logic, the answer is D. ICAI ने यही वाला लॉजिक फॉलो किया है. आप इस क्वेश्चन को याद कर लो. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 33 इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. ये देखो जून 2019 में आया. ठीक है, जून 2019 में आया. पहले मई 2018 में आया, फिर जून 2019 में आया ये वाला क्वेश्चन, हल्का सा चेंज करके. राइट, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया. क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ. अब 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो. 5 senior citizens are living in a multi-storied building. Mr. Mohan lives in a flat above Mr. Ashokan. Mr. Lokesh in a flat below Mr. Gaurav. Mr. Ashokan lives in a flat below Mr. Gaurav. And Mr. Rakesh lives in a flat below Mr. Lokesh. Who lives in the topmost flat? Who lives in the topmost flat? ठीक है, 11 पे आओ.
11 पे 5 सीनियर सिटीजन्स हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। मिस्टर मुआन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन, तो एक काम करते हैं, इधर मुआन डाल देते हैं, इधर अशोकन डाल देते हैं, ठीक है। मुआन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन, लोकेशन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, इधर गौरव डाल देते हैं, इधर लोकेश डाल देते हैं। अशोकन लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, ओह अशोकन लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, तो अशोकन गौरव के ऊपर है अभी, तो गलत हो गया। मुआन इधर एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। गौरव ऐसे कर देते हैं, अशोकन को ऐसे डाल देते हैं, लोकेश एज इट इज नीचे रहने देते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या है, मुआन लिव्स इन अ फ्लैट अबव, फिर से पूरा क्वेश्चन देखेंगे। मुआन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन, मुआन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन, ठीक है। मुआन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन, अशोकन ये है, उसके ऊपर वाला कोई एक फ्लैट है मुआन, ठीक है। इमीडिएट टॉप मोस्ट फ्लैट या नहीं है, क्यों? क्योंकि अशोकन यहां पर ये भी तो बोला है ना कि अशोकन लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, ठीक है। तो मुआन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन, मुआन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन, अशोकन लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, तो जाहिर सी बात है ना कि ये मुआन या गौरव ऊपर नीचे हैं, ठीक है। मुआन या गौरव दोनों ही अशोकन के ऊपर हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि मुआन और गौरव दोनों ही ऊपर हैं। कैसे? मुआन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन, मुआन लिव्स इन अ फ्लैट अबव अशोकन, अशोकन लिव्स इन अ फ्लैट बिलो गौरव, ठीक है। तो मुआन भी अशोकन से ऊपर है और गौरव भी अशोकन से ऊपर है, तो यही तो हो सकता है, मुआन गौरव अशोकन, ठीक। हाँ, गौरव मुआन अशोकन भी हो सकता है। राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश, तो ये हो गया राकेश। Who lives in the topmost flat? Muan. Who lives in the topmost flat? Muan. ठीक है, Who lives in the topmost flat? Muan. ये भी मई 2018 में आया और ICAI का भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये ICAI का भी क्वेश्चन है। तो मुआन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन, लोकेशन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, लोकेशन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव। अशोकन लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, अशोकन लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव। राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश, राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश। टॉप मोस्ट फ्लैट पे मुआन है, ठीक है, टॉप मोस्ट फ्लैट पे मुआन है। चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13 के ऊपर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें कुछ डायरेक्शंस हैं, आओ उसको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस 13 to 17, ठीक है। A to H are seated in a straight line facing north। अच्छा, A to H, तो A B C D E F G H, कितने लोग गए? 5 6 7 8, 8 लोग हो गए। तो 8 people are sitting in a straight line facing north। तो आ जाओ इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 people are sitting in a straight line and they are facing north। इनका फेस इधर होता है हमेशा, इनका फेस हम लोग हमेशा इधर अज्यूम करते हैं, और इधर ये कह रहा है कि नॉर्थ है। अगर इधर नॉर्थ है तो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है और इधर साउथ है, ठीक है। अब आओ आगे देखते हैं। सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, जहां पर भी जी बैठा है सी उसके चौथे लेफ्ट में बैठा है, अभी मालूम नहीं, देखते हैं कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन है या नहीं है। डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, ठीक है। ओनली 2 people sit between D and A, okay। B and F are immediate neighbors of each other। B is not an immediate neighbor of A। A is not a neighbor of D। तो इसने कोई भी हम लोगों को डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंपैरेटिव है, ठीक है। अगर एक का पता चल गया तो बाकियों का उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने कुछ भी एक को स्पेसिफिक डायरेक्ट डेफिनेट इंफॉर्मेशन कोई क्वेश्चन ने नहीं दी हुई है। कोई बात नहीं, हमारी तो आदत पड़ गई है अब तक हिट एंड ट्रायल करने की, ठीक है। चलो, C sits fourth left of G। अगर मैं G को इधर मानूं, अगर मैं G को इधर मानूं, अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, हर क्वेश्चन में हम अजम्पशन से ही करते हैं। मैंने अज्यूम किया कि G इधर है, तो C sits fourth to the left of G, तो 1 2 3 4, C मेरा इधर आ जाएगा, ठीक है। C sits fourth to the left of G, तो this is first left, this is second left, this is third left, this is fourth left of G, तो C sits fourth to the left of G। Next, D sits second to the right of G।
सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, दिस इज फर्स्ट राइट, दिस इज सेकेंड राइट, तो डी आपका इधर आ गया, डी आपका इधर आ गया, ठीक है, डी आपका इधर आ गया। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में सिर्फ दो लोग बैठेंगे, ठीक है। तो अगर इधर डी है, अगर इधर डी है तो जाहिर सी बात है इधर ए होगा, ठीक है, तभी तो ए और डी के बीच में ये दो लोग बैठ पाएंगे, तभी तो ए और डी के बीच में ये दो लोग बैठ पाएंगे, ठीक है। तो ए की भी पोजीशन हमें मिल गई। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, बी और एफ एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स हैं, तो यहां पर ना तो मैं बी लिख सकता हूं ना मैं एफ लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि बगल में मुझे बी या एफ का दूसरा वाला वर्जन चाहिए होगा, ठीक। सिमिलरली यहां पर भी ना तो मैं बी लिख सकता हूं ना मैं एफ लिख सकता हूं, ठीक है। बचा क्या, ये दो प्लेसेस बची हैं, यहां पर मैंने लिख दिया बी, यहां पर मैंने लिख दिया एफ। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, ठीक। B is not an immediate neighbor of A, B is not an immediate neighbor of A, तो B ये है, ये F का immediate neighbor है और C का immediate neighbor है, A का तो है नहीं, तो ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमारा डायग्राम अभी तक फिलहाल सही बन रहा है। H is not an immediate, H is not the neighbor of D, H is not the neighbor of D, मतलब यहां पर H तो नहीं आ सकता, ठीक है, यहां पर H नहीं आ सकता, तो H को आप इधर लिख दो, H को आप इधर लिख दो। बचा क्या, A B C D E बचा, E। वाह, पहली बार में ही अपना डायग्राम सही बन गया यार, देखें एक बार, चलो देखते हैं। C sits fourth left of G, C sits fourth left of G, done. D sits second to the right of G, D sits second to the right of G, done. Only two people sit between D and A, two people sit between D and A, ठीक है, done. B and F are immediate neighbors of each other, B and F are immediate neighbors of each other, done. B is not an immediate neighbor of A, B is not an immediate neighbor of A, done. H is not a neighbor of D, H is not a neighbor of D, done. अरे वाह, तो पहली बार में ये अपना डायग्राम सही बन गया। अगेन दिस इज जस्ट गेस वर्क, ठीक है, पहली बार में मैंने G को इधर डाल दिया, अगर मैं G को कहीं पर भी और डालता तो मुझे डायग्राम दोबारा बनाना पड़ते, जैसे हम लोगों ने बनाना पड़ता, जैसे हम लोगों ने अभी पिछले कई सारे क्वेश्चंस में बनाए हैं, ठीक है। तो अब हमारी अगर ये पोजीशंस एकदम सही बैठ गई हैं, तो अब क्वेश्चन 13 to 17 क्या बड़ी बात है, आओ देखते हैं। Who amongst the following sits exactly in the middle of the persons who sits fifth from the left and the person who sits sixth from the right? अच्छा, fifth from the left कौन बैठा है, fifth from the left 1 2 3 4 5 A, and the person who sits sixth from the right, sixth from the right कौन बैठा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट है A, सिक्स्थ फ्रॉम द राइट है B, पूछ रहा है इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, इन दोनों के बीच में F बैठा है, आंसर इज F, आंसर D, सिंपल, ठीक है। Who amongst the following sits exactly in the middle of the persons who sit fifth from the left, तो fifth from the left कौन आ गया, A आ गया, ठीक है, and the person who sits sixth from the right, तो sixth from the right कौन आ गया, B आ गया, इन दोनों के बीच में F है, ठीक है। अभी गंदगी को साफ कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए गंदगी को साफ कर देते हैं, चलो नेक्स्ट 14th देखते हैं। Who amongst the following sits third to the right of C, third to the right of C, C है 1 2 3 A, आंसर इज A, ठीक है, थर्ड टू द राइट ऑफ C, आंसर इज A। नेक्स्ट, which of the following represents person seated at two extreme ends of the line, extreme ends पे H है और D है, H and D, ये रहा H and D। नेक्स्ट, what is the position of H with respect to F, H with respect to F, तो थर्ड लेफ्ट 1 2 3, थर्ड लेफ्ट क्या लिखा है, थर्ड टू द लेफ्ट, ये रहा थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट। हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में कितने बैठे हैं, एक ही बंदा बैठा है G, ठीक है, one person is sitting between A and G, A and E, ठीक है। तो once you get the diagram right, rest all the questions just fall in the place like that immediately, ठीक है सर, cool। चलो सर आगे चलते हैं। Study the following information carefully to answer the questions 18 to 22, ठीक है। 10 students A to J are sitting in a row facing west,
ओके 10 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग वेस्ट। तो एक काम करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। 10 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग वेस्ट। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, दे आर फेसिंग वेस्ट। हम लोग हमेशा अज्यूम करते हैं कि ये है, इस डायरेक्शन में ये लोग फेस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये डायरेक्शन वेस्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये, अरे क्या हो गया, डब्लू नहीं बना पा रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये डायरेक्शन वेस्ट है। ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन ईस्ट होगी, और अगर ये डायरेक्शन ईस्ट है तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है ना, नॉर्थ से जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो ईस्ट आता है, ईस्ट से क्लॉकवाइज चलते हैं तो साउथ आता है, साउथ से क्लॉकवाइज चलते हैं तो वेस्ट आता है, वेस्ट से क्लॉकवाइज चलते हैं तो नॉर्थ आता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ने कहा है कि 10 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग वेस्ट। हम लोग हमेशा अज्यूम करते हैं कि सामने फेस कर रहा है, तो मतलब सामने वाली डायरेक्शन वेस्ट है। सामने वाली डायरेक्शन अगर वेस्ट है तो पीछे ईस्ट है, राइट में नॉर्थ है, लेफ्ट में साउथ है। ठीक, अब आगे देखते हैं। बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन आइदर ऑफ द एजेस। ठीक है, B or F are not sitting either of the edges, done. C is sitting to the left of D and H is sitting to the right of J. ठीक है, there are 4 persons between E and A. Okay, I is the north of B and F is the south of D. देखो, इसलिए मैं हर बार ये छोटा सा एक कंपास बना लेता हूं यहां पर। ठीक है, क्योंकि अब क्या हुआ, देखो ये कह रहा है I is the north of B, मतलब अगर B यहां है, तो I इधर होगा या I इधर होगा? I इधर होगा। क्यों? क्योंकि इधर नॉर्थ है, राइट में नॉर्थ है, सामने वेस्ट है, राइट में नॉर्थ है, लेफ्ट में साउथ है। ठीक है ना, तो इसलिए ये बनाना। चलो अभी इसको करेंगे तो क्वेश्चन जब पूरा करेंगे तो समझ में आएगा। और and F is the south of D, J is between A and D and G is between E and F. There are 2 persons between H and C. चलो ठीक, there are 2 persons between H and C. गुड क्वेश्चन, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करो, और इससे पहले जो किया था 13 to 17 वाला, उसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करो। ठीक है, देखो B and F are not sitting on either of the edges, कुछ कायदे से समझ में आ नहीं रहा है। G is sitting on the left of D and H is sitting to the right of J। ठीक है, समझ में आ नहीं रहा है। There are 4 persons between E and A, 4 persons between E and A। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर E है और 1 2 3 4 स्पेसेस छोड़ के मैं यहाँ पर A को बैठा सकता हूँ। ठीक है, 4 स्पेसेस बिटवीन E एंड A, यही है ना। देयर आर 4 पर्सन्स बिटवीन E एंड A, तो E और A के बीच में 1 2 3 और 4, E और A के बीच में 4 पर्सन्स। नेक्स्ट, I इज द नॉर्थ ऑफ B एंड F इज द साउथ ऑफ C। अच्छा, B और C मालूम ही नहीं है हमें, B D ये सब मालूम नहीं है। J इज बिटवीन A एंड D, J इज बिटवीन A एंड D, J is between A and D। ये रहा A। अब मैं D को इधर लिख सकता हूं, तो J इधर आ जाएगा, या मैं D को इधर लिख सकता हूं तो J इधर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इधर लिख देता हूं, D को इधर लिख देता हूं, J इधर आ गया मेरा। J is between A and D, J is between A and D, G is between E and F, G is between E and F, तो इधर F आ जाएगा और इधर G आ जाएगा। ठीक है, G is between E and F, ये सही है। J is between A and D, done। J is between A and D, G is between E and F, G is between E and F, ये भी डन है। आगे, there are 2 persons between H and C, there are 2 persons between H and C, मतलब इधर H और इधर C हम लोग कर सकते हैं, तो यहां पर 2 persons आ गए। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं कि इधर C कर दें और इधर H कर दें। अभी फिलहाल एक काम ये करते हैं कि इधर H कर दिया और इधर C कर दिया। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं, कुछ आगे चल के अगर मान लो गड़बड़ी समझ में आएगी तो फिर उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, H और C के बीच में 2 पर्सन्स हैं, 2 पर्सन्स की जगह हम लोगों ने यहां पर छोड़ दिया, 2 पर्सन्स की जगह हम लोगों ने यहां पर छोड़ दिया। अब एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ा जाए। B एंड F आर नॉट सिटिंग ऑन आइदर ऑफ द एजेस। ठीक है, ना B को एज में बिठाया किसी भी, ना ही F को किसी भी एज में बिठाया। G is sitting left of D, G is sitting left of D, ये भी ठीक है, एकदम इमीडिएट लेफ्ट नहीं है बट लेफ्ट में है। ठीक, H is sitting to the right of J, H is sitting to the right of J, अगेन इमीडिएट राइट नहीं है लेकिन राइट में है। ठीक है, और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं इसका। आप बोलो कि H को इधर बैठा दो, नहीं आप H को इधर बैठा दो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस लाइन में तो इसने लिखा हुआ है कि J is between A and D, J is between A and D। ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है। हमको थोड़ा सा ये भी तो देखना होगा ना, हम कह रहे हैं कि नहीं J के बगल में H को बैठा दो।
ठीक है, जे के राइट साइड में एच को बैठा दो, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है जे इज टू द लेफ्ट ऑफ एच, पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि क्वेश्चन ये भी तो कह रहा है जे इज बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के एकदम बीच में है जे, ठीक है, तो हम उसको जे के राइट में एच को बैठा ही नहीं सकते, ठीक है, और लेफ्ट में तो आ ही जा रहा है, एकदम इमीडिएट लेफ्ट नहीं है लेकिन लेफ्ट में तो है ही, ठीक। नेक्स्ट, G is between सॉरी यहां पर थे ना, H is sitting to the right of J, ये भी हो गया। There are 4 persons between E and A, ये भी हो गया, 1 2 3 4 persons between E and A। I is the north of B and F is the south of D। I is the north of B, I is the north of B, B कहाँ है? B हमें मालूम ही नहीं कहाँ है अभी, ठीक है। F is the south of D, बनाया तो 10 ही है मैंने, ठीक है। I is the north of B, I is the north of B, तो यही समझ में आ रहा है भाई कि इधर B बनाओ, इधर I बैठाओ, ठीक है, तभी तो आएगा I is the north of B। इसके अलावा तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि I is the north of B, नॉर्थ इधर है, ठीक है, मतलब I को B के इधर कहीं पर होना चाहिए, तो B को आप यहां पर बिठाओगे तभी तो I यहां पर आएगा आपका, ठीक है। F इज द साउथ ऑफ D, F इज द साउथ ऑफ D, तो हाँ ठीक है, F इधर है आपका और D इधर है, लेफ्ट साइड में साउथ है, ठीक है, इधर देखो ये साउथ है, तो F इज द साउथ ऑफ D, ये अपनी कंडीशन ट्रू होल्ड कर रही है, ठीक। J इज बिटवीन A एंड D, दिस इज होल्डिंग ट्रू, J इज बिटवीन A एंड D, दिस इज होल्डिंग ट्रू, एंड G इज बिटवीन E एंड F, G इज बिटवीन E एंड F, दिस इज ऑल्सो होल्डिंग ट्रू, ठीक। There are 2 persons between H and C, There are 2 persons between H and C, ठीक है, लेकिन अभी भी H और C की जो पोजीशंस है वो कंप्लीटली गारंटीड नहीं हुई हैं कि यहां पर H है और यहां पर C है, ठीक है। H और C की पोजीशंस कंप्लीटली गारंटी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था हो सकता है कि यहां पर C हो और यहां पर H हो सकता है ना कि यहां पर C हो और यहां पर H हो। अगर आपने यहां पर C और यहां पर H रखा तब भी आपके पूरे क्वेश्चन की हर कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। तो H और C की पोजीशंस बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन दे कांट बी डिटरमिन्ड विद सर्टेनिटी। H और C की पोजीशंस अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड विद सर्टेनिटी, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने ये बना दिया, तो यहां पर एक काम करते हैं, यहां लिख दो आप H और C और यहां लिख दो C और H, क्योंकि H और C की पोजीशन सर्टेनिटी से डिटरमिन नहीं की जा सकती, ठीक है। अरे बंद हो गया, ये बार बार बंद हो जाता है बदतमीज, ठीक है। चलो, ये तो है ना, हाँ। तो हु इज सिटिंग, अच्छा आप क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। हु इज सिटिंग एट द 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7th प्लेस पे या तो H होगा या तो C होगा, ठीक है। 7th प्लेस पे आइदर H और C, 7th प्लेस पे आइदर H और C। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली सिटिंग एट वन ऑफ द एंड्स, डेफिनेटली सिटिंग एट वन ऑफ द एंड्स, यहां पर या तो C या तो E या तो H या तो E, ठीक है। आंसर्स में क्या क्या है देखें, C तो एज पे नहीं बैठा, हाँ C एज में बैठा है, C एज पे बैठा है, H भी एज में बैठ सकता है, ठीक है। C और H में तो कंफ्यूजन है, हमें C और H में हम लोगों को कंफ्यूजन है, वी कांट से विद कंप्लीट सर्टेनिटी कि हाँ C या H में से कोई एक एज पे बैठा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के में गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम H और C की एग्जैक्ट पोजीशंस डिटरमिन कर पाए, राइट। तो यहां पर देखो C और H लिखा हुआ है, तो हम डेफिनेट मतलब पूरी श्योरिटी के साथ थोड़ी कह सकते हैं कि C बैठा है या H बैठा है, लेकिन E तो यहां पर बैठा ही बैठा है, E तो यहां पर बैठा ही बैठा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका E। नेक्स्ट, हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ I के इमीडिएट नेबर्स कौन है, B, I के इमीडिएट नेबर्स B तो है ही, और दूसरा C या H में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। इमीडिएट नेबर्स ऑफ I में देखो B तो है ही, C या H में से इधर कोई भी हो सकता है, BC BH दोनों ही पॉसिबल है, BC भी पॉसिबल है, BH भी पॉसिबल है, AH पॉसिबल नहीं है, कैनॉट बी डिटरमिन्ड आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप दो आंसर्स तो टिक कर नहीं सकते, BC भी पॉसिबल है, BH भी पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन आप दो आंसर्स तो टिक कर नहीं सकते, तो आप करोगे कैनॉट बी डिटरमिन्ड, ठीक है, आप कर दोगे कैनॉट बी डिटरमिन्ड, राइट, क्योंकि H और C की पोजीशन एग्जैक्ट पोजीशंस डिटरमिन करना पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट,
हु इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी आपका जी आ जाएगा, सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी इज जी। 22nd, if G and A interchange their positions, that who all become the immediate neighbors of E? If G and A interchange their positions, G and A interchange their positions, ठीक है, A इधर आ गया और G इधर चला गया, then who all become the immediate neighbors of E? ये रहा, E का इमीडिएट नेबर A बन जाएगा, और क्या होगा, ओनली A। E का इमीडिएट नेबर A बन जाएगा, E तो अपने एक्सट्रीम एंड पे बैठा ना, तो E का तो एक ही नेबर पॉसिबल है। अगर G और A ने अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर ली तो E का नेबर पहले G था, अब उसकी जगह A आ गया, तो E का नेबर A बन जाएगा, सिंपल, ठीक है, E का नेबर A बन जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर बना हुआ है बोर्ड पे, स्क्रीन पे आपके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कॉपी कर लो। यहाँ पर E है, ठीक है, यहाँ पर E है, ये कॉपी कर लो, बस कॉपी कर ही लिया होगा वैसे तो अभी तक, ठीक है। चलो सर आगे देखो, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चंस 23 एंड 24। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये गलत है, ठीक है, ये ICAI के स्टडी मटेरियल में इंफॉर्मेशन है और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके बेसिस पे जो हमने पिक्चर बनाई और उसके बाद क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की तो क्वेश्चंस में आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। सही इंफॉर्मेशन ये है, सही इंफॉर्मेशन ये है। ICAI के जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड हैं सही इंफॉर्मेशन पे, लेकिन उन्होंने बेवकूफों ने इंफॉर्मेशन ही गलत कर दिया, इंफॉर्मेशन चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है एग्जाम के लिए, अगर एग्जाम में आप लोगों को ये गलत इंफॉर्मेशन आए, अगर आप लोगों को एग्जाम में ये गलत इंफॉर्मेशन आए तो आपको सही इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, सही इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए और आपको क्वेश्चंस का आंसर सही इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही करना पड़ेगा, ठीक है। दो क्वेश्चंस हैं 23 और 24, इनको आपको याद करना है, इनको आपको याद करना है क्योंकि ICAI की इंफॉर्मेशन गलत है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कंप्लीटली गलत है। देखो मैंने नोट भी लिख के दिया है, दी अबव आर द इनकरेक्ट डायरेक्शंस व्हिच आर गिवन इन द ICAI मॉड्यूल, द करेक्ट डायरेक्शंस आर गिवन बिलो, ठीक है। हम लोग करेक्ट डायरेक्शंस के हिसाब से डिस्कस करेंगे। मैं करेक्ट के हिसाब से सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली जो क्वेश्चंस हैं वो करेक्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से ICAI ने सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, अदरवाइज मैं गलत इंफॉर्मेशन के हिसाब से गलत क्वेश्चन करा देता, ठीक है। चलो आ जाओ, सही डायरेक्शंस, सही क्वेश्चंस, सही तरीका, स्कैनर क्लासेस। A group of singers facing the audience are standing on the line, standing in a line on the stage as follows. D is to the right of C, F is standing besides G, B is to the left of F, E is to the left of A, C and B have one person between them, A and D have one person between them. पहले तो ये देखो कि कितने सिंगर्स हैं, कितने सिंगर्स हैं, ग्रुप ऑफ सिंगर्स लिखा है, कितने सिंगर्स हैं, A, B, C, D, E, F, G, H भी है कोई नहीं, तो G तक है, A से लेकर G तक है, तो A B C D E F G 5 6 7 7 सिंगर्स हैं, ठीक है। तो 7 सिंगर्स हैं, तो पहले तो ये करते हैं, कौन सा है ये, 23, ठीक, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। दे आर फेसिंग द ऑडियंस, इनका फेस हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक। D is to the right of C, D is to the right of C, F is standing beside G, B is to the left of F, E is to the left of A. C and B have one person between them. C and B have one person between them. C and B have one person between them. A and D have one person between them. तो एक काम करते हैं, C और D, C and B have one person between them ना, हम लोग ये करते हैं कि सपोज ये C है और ये B है, C and B have one person between them, ठीक। A and D have one person between them, तो एक काम करते हैं, इसको A बोल देते हैं और इसको D बोल देते हैं, ठीक है। लेट्स सी, कुछ गलत होगा तो पता चल जाएगा। C and B have one person between them, A and D have one person between them, ठीक, कुछ भी गलत होगा तो पता चल ही जाएगा। ये हो गया अभी फिलहाल। E is to the left of A, E is to the left of A, तो ये आ गया E। B is to the left of F, B is to the left of F, तो ये आ गया F। F is standing besides G, F is standing besides G, ये आ गया।
D इज टू द राइट ऑफ C, D इज टू द राइट ऑफ C, ये D इज टू द राइट ऑफ C ये अपने आप में ट्रू होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो इनिशियल अजम्पशन था वो सही निकला और हम लोगों ने पूरी पिक्चर आराम से बना ली है। अगर हमारा इनिशियल अजम्पशन गलत होता तो हम मल्टीपल डायग्राम्स बना के उसको अपने अजम्पशंस को सही कर लेते, ठीक है। तो वंस यू गॉट दिस डायग्राम EACDBFG, इसको आप लोग चेक कर सकते हो, ये सही है। उसके बाद आप क्वेश्चन देख लो। हु इज ऑन द सेकेंड एक्सट्रीम राइट? सेकेंड एक्सट्रीम राइट इज F, सेकेंड एक्सट्रीम राइट इज F, ठीक है। इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑन विच नंबर इज B? 1 2 3 4 5, फिफ्थ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चंस ICAI ने दिए और ये करेक्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से डायग्राम बनाने पे इनके आंसर्स ICAI के आंसर से मैच कर रहे हैं, ठीक है। आपको मैं ये भी दिखा देता हूं कि इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या है जल्दी से। जहां करेक्ट इंफॉर्मेशन कह रही है कि D इज टू द राइट ऑफ C, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन कह रही है D इज नॉट राइट टू C। F इज स्टैंडिंग बिसाइड्स G, F इज नॉट स्टैंडिंग बिसाइड G। B is to the left of F, B is not left of F। ICAI ने हर एक को मना कर दिया है, ICAI ने हर डायरेक्शन को निगेट कर दिया है, एग्जैक्टली ऑपोजिट कर दिया है, लेकिन इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कि इन क्वेश्चंस का आंसर उसके बेसिस पे चेंज ही नहीं किया, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर इन लोगों ने चेंज नहीं किया है, हम लोगों ने सही तरीके से पढ़ा है, ठीक है। आगे देखो, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस 25 to 27, ठीक है। 8 persons P to W are sitting in front of one another in 2 rows, मतलब 4 लोगों की 2 rows हैं। Each row has 4 persons, समझ में आ गया ये। P is between U and V and facing north. Q, who is in the immediate left of M, is facing W. M, देखो यहां पर अब एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। P to W, ठीक है, मतलब P Q R S T U V W, क्या इसके बीच में कहीं पर भी M आया है? लेकिन इन लोगों ने उसको M डाल दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यहां पर इन लोगों ने S की जगह M कर दिया है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ S दे आर यूजिंग M, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। ये मैंने यहां पर नोट में भी लिखा हुआ है। टेक्निकली P to W वुड मीन P Q R S T U V W, हाउएवर दे डोंट हैव S, इंस्टेड दे हैव M, ठीक है। S की जगह M है, बस और कुछ नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। 8 persons P to W are sitting in front of one another in 2 rows, ठीक है। Each row has 4 persons, P is between U and V and facing north, Q is to the immediate left of M and is facing W, R is between T and M and W is in the immediate right of N, ठीक है। बस इंफॉर्मेशन ये खत्म हो गई है। अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये है सिचुएशन, ध्यान से पहले देख लो एक बार, उसके बाद सॉल्व करना, उसके बाद कॉपी करना। ऑलराइट, वी नो कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। इन दोनों रोज में जो लोग बैठे हैं इनका फेस इधर है और इनका फेस इधर है, ठीक है। मतलब इन 4 रोज में, इन 4 सीट्स में जो लोग बैठे हैं उनका फेस नॉर्थ की तरफ है और इन 4 सीट्स पे जो लोग बैठे हैं उनका फेस साउथ की तरफ है, ठीक है। उनका फेस साउथ की तरफ है। अगर इनका फेस साउथ की तरफ है, अगर इनका फेस साउथ की तरफ है, अच्छा पहले नॉर्थ वाला देखते हैं, ठीक है। अगर इनका फेस नॉर्थ की तरफ है, अगर इन लोगों का फेस नॉर्थ की तरफ है, मतलब ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। मतलब इनका राइट हैंड ये है और लेफ्ट हैंड ये है, ठीक है। इसका ठीक उल्टा, अगर इन लोगों का फेस साउथ की तरफ है, इन लोगों का फेस साउथ की तरफ है, मतलब इनका राइट ये है, इनका राइट ये है और इनका जो लेफ्ट है वो ये है। आई होप ये वाला स्ट्रक्चर सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। देखो, 2 रोज हैं 4 लोगों की, एक रो ये है, एक रो ये है, ठीक है। दोनों रोज में जो भी लोग बैठे हैं वो आमने सामने फेस करके बैठे हुए हैं, मतलब इनका फेस इधर है और इनका फेस इधर है, ठीक है। हमने अपना कंपास बनाया हुआ है, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, ठीक है। अब अगर इन लोगों का फेस नॉर्थ की तरफ है, मतलब इनका राइट हैंड ईस्ट की तरफ है और इनका लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ है, ठीक है।
अगर इन लोगों का फेस साउथ की तरफ है मतलब इनका राइट हैंड वेस्ट की तरफ है और इनका लेफ्ट हैंड ईस्ट की तरफ है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन जरा कायदे से पढ़ना शुरू करते हैं। P to W are sitting in front of one another, two rows, each row, हाँ, P is between U and V and is facing north. P is between U and V and is facing north. मतलब P, U और V का फेस नॉर्थ की तरफ है। P is between U and V and is facing north. मतलब U, P और V तीनों का ही फेस नॉर्थ की तरफ होगा। ठीक है ना? P is facing U and V and is and is facing north. इन लोगों का फेस सामने नॉर्थ है, तो U, P और V इन तीनों का ही फेस नॉर्थ में होगा। नेक्स्ट, Q who is the immediate left of M is facing W. अच्छा, Q is the immediate left of M. क्या मैं Q को इधर लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि यहां से immediate left of M नहीं आ सकता। ठीक है, Q who is in the immediate left of M is facing W. is facing W. तो क्या होगा कि यहां पर आपको W लिखना होगा और ये हो जाएगा Q और यहां हो जाएगा M, यहां हो जाएगा M। सर बट हमने तो कहा था Q इज इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M और यहां पर तो Q आपका M के राइट में आ रहा है। नो, रॉन्ग, इनके फेसेस इधर हैं, इनके फेसेस इधर हैं। देखो इसलिए मैंने ये आरो बनाया कि M का लेफ्ट ये है, M का लेफ्ट ये है। ठीक है, क्योंकि इनके फेसेस साउथ की तरफ हैं। अगर इनके फेसेस सामने होते तब ये M का राइट होता, लेकिन अभी क्योंकि इनके फेसेस साउथ की तरफ हैं इसलिए M का लेफ्ट है। ठीक है, आई होप ये चीज एकदम क्लियर हो रही है अब आप लोगों को। यहां W बना और Q इज फेसिंग W। ठीक है, Q इज फेसिंग W एंड Q इज इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M। मतलब यहां पर M है, M के लेफ्ट में Q है, तभी तो ये W को फेस करेगा और W Q को फेस करेगा। ठीक है, Q को मैं इधर नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर मैं M नहीं लिख सकता और ना मैं इधर M लिख सकता। ठीक है, चलो, Q इज इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, Q is in the immediate left of M, M का लेफ्ट ये है, Q is in the immediate left of M and is facing W, ये भी हो गया। R is between T and M and W is the immediate right of V. R is between T and M. एक सेकेंड, W is to the immediate right of V, हाँ तो ये तो सही हो ही गया। W is to the immediate right of V, ये सही हो गया। R is between T and M, ये हम लोगों को करना है। T और M के बीच में R है, M ये रहा, T इधर आ जाएगा, R इधर आ जाएगा, आपका क्वेश्चन डन। ठीक है, R इज बिटवीन T एंड M। फिर से देख लो एक बार, कुछ छूट तो नहीं गया है। P इज बिटवीन U एंड V एंड इज फेसिंग नॉर्थ, P इज बिटवीन U एंड V एंड इज फेसिंग नॉर्थ। ठीक, Q हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, Q इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M इज फेसिंग W, इज फेसिंग W। R between T and M, R is between T and M and W is to the immediate right of V, W is to the immediate right of V, done। ये है सर। ठीक है, ये बन गया आपका। अब आप क्वेश्चन देख सकते हो। Who is sitting in front of R, R के सामने कौन बैठा है? P बैठा है, आंसर हो जाएगा P। नेक्स्ट, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ R, इमीडिएट राइट ऑफ R, R का राइट ये है तो T बैठा है। ना M है ना U है ना M और T है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स पर्सन्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, T और U फ्रंट में बैठे हैं। अच्छा, ऑप्शन से देखो, M V फ्रंट में बैठे हैं, यस M और V फ्रंट में बैठे हैं, ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, M और V आमने सामने बैठे हैं तो M V इज योर आंसर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्शंस वाले, इनको आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना होगा। नेक्स्ट देखो सर, क्वेश्चन नंबर 28। 4 गर्ल्स A, B, C and D आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें लीनियर अरेंजमेंट्स की बात हो रही थी। ठीक है, यहां पर अब सर्कुलर अरेंजमेंट्स के बारे में भी हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं होता। इनफैक्ट सर्कुलर अरेंजमेंट्स आर इजियर देन लीनियर अरेंजमेंट्स। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट्स आर इजियर देन लीनियर अरेंजमेंट्स। अभी आप लोगों को खुद से समझ में आ जाएगा। आओ इसको सॉल्व करते हैं 28 को। ठीक है, एक सर्कल बनाना है, ये बन गया सर्कल।
4 girls A, B, C, D are sitting around a circle facing the center. If B and C are in front of each other, B and C are in front of each other. अच्छा 4 girls हैं तो 1 2 3 4, ठीक है. क्या कह रहा है? B and C are in front of each other. अगर इधर B है तो इधर C होगा, ठीक है. इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, B का फेस इधर आएगा, C का फेस इधर जाएगा, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर. Which of the following is definitely true? A and D are in front of each other. हाँ, obviously इधर A आएगा या इधर D आएगा. उल्टा भी हो सकता है, इधर हो सकता है D आ जाए, इधर A आएगा. In any way, A and D will be in front of each other. Simple. Question over. Answer is option A. ठीक है. B and C are in front of each other. ये क्वेश्चन ने हम लोगों को बता दिया. उसके बाद ऑप्शन क्या है? A and D are definitely in front of each other. Of course. Simple. खत्म. नेक्स्ट आओ क्वेश्चन 29 पे. Question 29. 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H are sitting in a line. Again ये linear arrangements पे आ गया. E sits second right to D. अच्छा पहले तो 8 persons है ना, मैं 8 persons की जगह बना लूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक. E sits second right to D, H sits fourth left to D, C and F are immediate neighbors, but C is not immediate neighbor of A, G is not neighbor of E, only 2 persons sit between A and E, the persons on the left hand and right hand respectively are. लो, कोई भी definite information नहीं है, सारी की सारी comparative informations है, ठीक है. सारी की सारी comparative informations है, कोई दिक्कत नहीं है. आओ solve करते हैं इसको. E sits second right to D, E sits second right to D, E sits second right to D. H sits fourth left to D. H sits fourth left to D. C and F are immediate neighbors. अच्छा H sits fourth left to D. एक काम करते हैं, अगर हम लोग H को इधर ले लें तो D मेरा इधर आएगा. 1 2 3 4. H sits fourth left to D. H sits fourth left to D. C and F are immediate neighbors. यहां पर अभी तक C लिखा हमने नहीं लिखा. E sits second right to D. अच्छा ये वाली जो चीज है, E sits second right to D, तो E इधर आ जाएगा. 1 2. E sits second right to D. H sits fourth left to D. अभी ये सही है. C and F are immediate neighbors. C and F are immediate neighbors. ठीक है, तो इधर लिख सकते हैं हम लोग C and F, या इधर लिख सकते हैं C and F. ठीक है, अभी हम लोगों ने सपोज इधर लिख दिया C and F. C and F are immediate neighbors. But C is not immediate neighbor of A. मतलब यहां पर A तो नहीं आ सकता. ठीक है, यहां पर A नहीं आ सकता. G is not a neighbor of E. G is not a neighbor of E, मतलब यहां पर G नहीं आ सकता. तो मेरे पास G या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा. मैं काम करता हूं, G को इधर लिख देता हूं. ठीक है, G is not immediate neighbor of E, मैंने G को इधर लिख दिया. Only 2 persons sit between A and E. A और E के बीच में 2 persons आ रहे हैं. ओके, तो अगर E मेरा इधर है तो A मेरा इधर होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं. मतलब ये डायग्राम मेरा गलत बन चुका है. आ जाओ दोबारा करते हैं इसको. दोबारा करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, ये E sits second right to D, इसको एज इट इज रहने देते हैं. E sits second right to D. H sits fourth left to D. 1 2 3 4 H as it is रहने देते हैं. C and F are immediate neighbors. यहां पर हम लोगों ने C and F को ऐसे लिखा था, अब ये ट्राई करते हैं. C and F are immediate neighbors. ठीक है, C and F are immediate neighbors. But C is not immediate neighbor of A. तो ठीक है, C is not immediate neighbor of A. G is not the neighbor of E. G is not the neighbor of E. मतलब G इधर नहीं आ सकता, G इधर आ सकता है या G इधर आ सकता है. ठीक है, अभी जाने देते हैं उसको. Only 2 persons sit between A and E. A और E के बीच में 2 ही लोग बैठ सकते हैं, तो यहां पर A आ गया. ठीक है, तभी तो यहां पर 2 लोग आएंगे A और E के बगल में. तो G यहां तो आ नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है G के लिए अब यही जगह बची. ठीक है, अब क्या बचा? A B बचा, B इधर आ जाएगा. ठीक है ना, ये सही लग रहा है. एक बार देखें क्वेश्चन में.
E sits second right to D, E sits second right to D, done. H sits fourth left to D, H sits fourth left to D, done. C and F are immediate neighbors, C and F are immediate neighbors. But C is not immediate neighbor of A, C is not immediate neighbor of A क्योंकि A तो इधर है, ठीक. G is not neighbor of E, G is not neighbor of E, हाँ एकदम ही opposite ends में ये लोग तो. Only two persons sit between A and E, A और E के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो ठीक है अपनी सही है. Person on the left hand and right hand respectively are G और E, G और E, G और E, ठीक है, G और E, राइट. अब आओ क्वेश्चन नंबर 32 पे. क्वेश्चन 32 देखो. इन अ स्ट्रेट लाइन देर आर 6 persons सिटिंग इन अ रो, 6 persons सिटिंग इन अ रो. 1 2 3 4 5 6. स्ट्रेट लाइन में 6 persons आर सिटिंग इन अ रो. B is between F and D, E is between A and C, A does not stand next to F or D, C does not stand next to D, F is between which of the following persons? कोई definite information नहीं है, सारी comparative informations है, ठीक है. तो देखो B is between F and D, तो एक काम करते हैं F D इसके बीच में B ले लेते हैं. E is between A and C, E is between A and C. ये तो गलत हो गया क्योंकि अगर मैंने E यहां पर किया तो यहां मैं A लिख सकता हूं, लेकिन यहां पर तो मैंने F रख दिया तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया. इसको दोबारा बनाते हैं. 1 2 3 4 5 6. B is between F and D, तो एक काम करते हैं इधर बनाते हैं F B D. या नहीं, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा. ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं F B D, ठीक है, इससे हो जाएगा. E is between A and C, तो E is between A and C, ये हो सकता है. A does not stand next to F or D, A does not stand next to F or D. लो इस तरह से तो A जो है वो D के बगल में आ जा रहा है. अच्छा, तो अगर मैं A को इधर रख दूं, C को इधर रख दूं, तो अगर एक सेकेंड के लिए मैं A को इधर रख दूं, C को इधर रख दूं, तो क्या होगा? C does not stand next to D. यहां पर भी मैं C को D के बगल में रख दे रहा हूं. चलो दोबारा बनाते हैं इसको. 1 2 3 4 5 6. B is between F and D. अब एक काम करते हैं, F ये बनाते हैं, D ये बनाते हैं, B ये कर देते हैं. E is between A and C. E is between A and C, ठीक है. A does not stand next to F or D. हाँ ठीक है, A ना तो F के बगल में ना D के बगल में. C does not stand next to D. C भी D के पास नहीं है. F is between which of the following persons? अच्छा, मतलब अभी ये अपना अरेंजमेंट सही आ गया. F is between C and B, ठीक है. F is between C and B. F is between C and B, ठीक है सर. F is between C and B. ठीक है. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन 33. अच्छा, क्वेश्चन 33 तो हम लोग कर ही चुके हैं. हाँ, क्वेश्चन 33 तो हम लोग कर चुके हैं. तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 34. क्वेश्चन 34. क्वेश्चन 34 देखो. क्वेश्चन 34. 6 persons are sitting in a circle facing the center. 6 लोग बैठे हैं सर्कल में, ठीक है. ये बना सर्कल, 6 लोग बैठे हैं. तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना. 6 persons are sitting in the center. एक काम करते हैं, इसको थोड़ा साफ बनाता हूँ. 1 2 3 4 5 6, ये सही है. 6 persons are sitting in a circle facing center. पारिक is between बबलू एंड नरेंद्र, ठीक है. ये रहा बबलू, ये रहा नरेंद्र, ये आ गया पारिक, ठीक है. पारिक इज बिटवीन बबलू एंड नरेंद्र. अशोक इज बिटवीन चित्रा एंड पंकज, ठीक है. ये आ गई चित्रा, ये आ गया पंकज, और ये आ गया कौन था बीच में? अशोक. चित्रा इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बबलू. अच्छा, बबलू का अगर फेस ये है तो बबलू का लेफ्ट ये है और बबलू का राइट ये है, यही होगा ना. हाँ, बबलू का लेफ्ट ये है और बबलू का राइट ये है, मतलब ये हमारा डायग्राम गलत हो गया, ठीक है. क्योंकि चित्रा को यहां पारिक की जगह पर होना चाहिए था,
ठीक है ना। तो ये डायग्राम हमारा गलत हो गया, हम इसको दोबारा बना लेते हैं, कोई बात नहीं, होता रहता है। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी हमें इतना तो पता है कि अगर यहां पर बबलू है, अगर यहां पर बबलू है तो यहां चित्रा कर दो। ठीक है, तो चित्रा इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बबलू, ये हो गया। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, पारिक इज बिटवीन बबलू एंड नरेंद्र, पारिक इज बिटवीन बबलू एंड नरेंद्र, बबलू के यहां पर तो चित्रा है। ठीक है, तो यहां नरेंद्र कर दो और यहां पर पारिक आ गया। ठीक है, अगेन पारिक इज बिटवीन बबलू एंड नरेंद्र। अशोक इज बिटवीन चित्रा एंड पंकज, चित्रा ये है तो मतलब पंकज यहां होगा, तभी अशोक यहां आएगा। ठीक है, अभी हमारी ये पोजीशन आ रही है, देखो चित्रा वाज इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बबलू, बबलू ये रहा, चित्रा इसके इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक, हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ बबलू, बबलू के राइट में पारिक है, बबलू के राइट में पारिक है, डन। तो सर्कुलर अरेंजमेंट्स तो बहुत ही सिंपल होता है, एंड्स वाला पंगा नहीं रहता इसके सर्कुलर अरेंजमेंट्स आर वेरी इजी। ठीक है, कॉपी कर लो। पहले ये गलत डायग्राम बनाया था हम लोगों ने, चाहो तो इसको भी कॉपी कर लो, लेकिन सही डायग्राम ये है, सही डायग्राम को भी कॉपी कर लो, डन।